सोचिए, अगर आपके अपने घर के नियम ही साफ ना हो तो कैसा लगेगा। सालों तक कर्नाटक के रियल एस्टेट की दुनिया में एक कह सकते हैं एक छिपा हुआ संघर्ष चल रहा था और इसका असर हजारों घर मालिकों पर पड़ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग में असली पावर, असली शक्ति आखिर होती किसके पास है? ये वो सवाल है जो सीधे सीधे घर खरीदारों की सुरक्षा और उनके हक से जुड़ा हुआ है। चलिए इस कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं जो एक ऐसी अनसुलझी पहेली के बारे में है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं थे। दशकों तक एक खामोश लड़ाई चलती रही। लड़ाई किस बात पर? कॉमन एरिया पर किसका कंट्रोल होगा, प्रोजेक्ट का हैंडओवर कब तक होगा और सबसे जरूरी रेजिडेंट्स एसोसिएशन कैसे बनेगी। इन सब बातों को लेकर एक धुंधलाका सा था। डेवलपर्स और घर खरीदारों के बीच इसी वजह से हमेशा टकराव बना रहता था। सोचिए जरा, घर तो खरीद लिया, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल कब और कैसे मिलेगा यही तय नहीं था। बस यहीं से इस पूरे संघर्ष की जड़ें शुरू होती हैं। तो इस कहानी में दो मुख्य किरदार कौन थे? चलिए देखते हैं। एक तरफ था 1972 का KAOI यानी कर्नाटका अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट। इसे आप एक पुराना खिलाड़ी समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ था 2016 का रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये था एक नया और कहीं ज्यादा ताकतवर सेंट्रल कानून। दोनों के मकसद और ताकत में कहना चाहिए कि जमीन आसमान का फर्क था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये लड़ाई कोई एक दो दिन की नहीं थी। 1972 से चले आ रहे पुराने नियम और 2016 में आए इस नए मजबूत कानून के बीच लगभग 7 सालों तक कानूनी खींचतान चलती रही और इसका अंत हुआ 2024 में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले के साथ। तो असली मुद्दा क्या था? इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि मान लीजिए एक ही गेम खेला जा रहा है, लेकिन उसके लिए दो अलग अलग रूल बुक हैं। कंफ्यूजन तो होगा ही, है ना? सबसे बड़ा सवाल यही था कि फाइनल अंपायर कौन होगा, किसकी बात मानी जाएगी। और फिर वो घड़ी आई जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। हाई कोर्ट का फैसला। ये शब्द सीधे कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से हैं। कोर्ट ने कहा, रीरा अपने आप में एक पूरा कोड है, इसलिए 1972 के कानून को 2016 के कानून के प्रावधानों के आगे झुकना ही होगा। मतलब कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जब भी इन दोनों कानूनों में टकराव होगा तो पुराने स्टेट कानून को नए और ज्यादा व्यापक सेंट्रल कानून की बात माननी पड़ेगी। तो सार ये निकला कि रेरा ही सुप्रीम है और इस एक लाइन ने, आप यकीन मानिए, दशकों से चली आ रही कंफ्यूजन को एक झटके में खत्म कर दिया। ये घर खरीदारों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी जीत थी। ठीक है, फैसला तो आ गया, रेरा जीत गया, लेकिन इसका एक आम घर खरीदार की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, अब जरा इसे समझते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला है। फ्लैट्सकार्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि करीब करीब 75% हैंडओवर से जुड़े विवाद इसी कानूनी कन्फ्यूजन की वजह से होते थे। मतलब केओए और रेरा के बीच जो अस्पष्टता थी, उसी की देन थे ये झगड़े। इससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और कितनी गहरी थी। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। पहले क्या होता था? केओए की वजह से अस्पष्टता थी, डेवलपर एसोसिएशन बनाने में देरी कर सकता था। लेकिन अब रेरा की वजह से ये करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। कॉमन एरिया का हैंडओवर जो पहले पता नहीं कब तक टलता रहता था, अब उसके लिए एक तय समय सीमा है। और झगड़े सुलझाने के लिए पहले लंबे उलझे हुए कानूनी रास्ते थे, अब रेरा के तहत एक सीधा और साफ प्रोसेस है। तो आने वाले समय में घर मालिकों के लिए इसका क्या मतलब है? ये फैसला उनके अधिकारों के लिए एक नई मजबूत नींव कैसे रखता है? तो इस पूरे विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, अब और देरी नहीं, डेवलपर्स को रेरा की टाइमलाइन के हिसाब से ही एसोसिएशन बनाकर कॉमन एरिया हैंडओवर करना होगा। दूसरी, अब अथॉरिटी बिल्कुल क्लियर है, ऐसे मामलों में रेरा ही आखिरी फैसला करेगा। तीसरी, घर मालिक अब पहले से कई ज्यादा सशक्त हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इस फैसले ने उस बड़ी खामी को बंद कर दिया है जिसका इस्तेमाल करके खरीदारों को अंधेरे में रखा जाता था। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। घर मालिकों के अधिकार तो अब पहले से ज्यादा साफ हो गए हैं, लेकिन एक पूरी तरह से पारदर्शी रियल एस्टेट के रास्ते में अगली बड़ी रुकावट क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।
अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और जानकारी पूर्ण लगा तो और भी रियल एस्टेट की गहराइयों को समझने के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी पब्लिक में उपलब्ध रिपोर्ट्स और फ्लैट्सकार्ट के अपने विश्लेषण पर आधारित है। इसका मकसद किसी भी पक्ष पर आरोप लगाना या उन्हें बदनाम करना नहीं है।